इतिहास के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं पढ़ा रही थी आपको इतिहास में पार्ट 2, जिसमें पिछले वीडियो में आपने जो है रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम रॉलेट एक्ट के आगे का भाग पढ़ेंगे। तो इसमें पहला हमारा है जो है गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था। तो इसमें ये हमारे सामने प्रश्न आता है कि असहयोग ही क्यों असहयोग की बात आती है, गांधी जी जो है इस पे क्यों टिके थे। तो गांधी जी की एक पुस्तक थी हिंद स्वराज, जिसे उन्होंने 1919 में लिखा था। इस पुस्तक में गांधी जी ने बताया कि जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिश राज है, जो भारत में वो अंग्रेज राज कर रहे थे, वो पूरी तरह से हमारे सहयोग पर आधारित था। तो यदि जो है भारतीय अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर देंगे तो ये जो है अंग्रेज मुश्किल से साल भर तक यहाँ रहेंगे और यहाँ से वो जो है छोड़कर चले जाएंगे। तो इस तरह से गांधी जी का विचार था कि इस असहयोग को एक आंदोलन के तौर पर चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। तो गांधी जी चाहते थे कि देश के सभी नागरिक अंग्रेजों के किसी भी काम में जो है सहयोग करना बंद कर दे। जैसे जो है किसी भी तरह का स्कूल कॉलेज से लेकर के ये जो है पुलिस में, सेना में या फिर अदालत में वकील हो, या तो फिर विधायी चुनाव होते हैं, किसी भी तरह के उसमें जो है अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दें। तो इस तरह से गांधी जी का जो विचार था, ये जो है लोग उनके समर्थन में भी आने लगे कि जो है उसका, और इस तरह से स्वदेशी का नारा दिया गया कि विदेशी चीजों की, विदेशी कपड़ों की, विदेशी सामानों की होली चलाई जाएगी और अपने देश में बने हुए चीजों का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से फिर गांधी जी और शौकत अली मिलकर के गर्मियों के दिनों में घूम घूम कर पूरे देश में, पूरे भारत में घूम घूम कर लोगों का समर्थन जुटाते रहे। आगे चल करके विधायी परिषद का चुनाव सन 1920 में होना था। उस समय कांग्रेस जो है वो इस असहयोग आंदोलन को लेकर के थोड़ा सा हिचकिचा रही थी। उसके मन में था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस विधायी परिषद चुनाव में, इस जो है इस विधायी परिषद चुनाव का बहिष्कार करने में ऐसा ना हो कि लोग जो है हिंसा शुरू कर दें। तो इसलिए ये जो है कार्यक्रम चलता रहा। ये जो है इस चक्कर में जो है कांग्रेस बहुत ज्यादा, उसके मन में शंका थी। तो सितंबर से लेके दिसंबर तक के टाइम पीरियड में ये कश्मकश चलता रहा। कुछ लोग इसके समर्थन में थे, कुछ लोग इसके विरोध में थे। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस चीज पर स्वीकृति बन गई कि हाँ जो है इस असहयोग आंदोलन को चलाया जाएगा। इस असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के उस पे जो है स्वीकृति पर मुहर लग गई। तो इस तरह से गांधी जी ने अपने इस असहयोग आंदोलन को चलाया, और इस आंदोलन को चलाने के लिए इसके भी 3 अलग अलग जो है इसके भीतर अलग अलग धाराएं थी। तो इसमें हम इसे 3 तरह से पढ़ेंगे कि शहरों में कैसे आंदोलन चलाया गया, ग्रामीण इलाकों में किस तरह से असहयोग आंदोलन के माध्यम से लोगों ने विद्रोह किया, अंग्रेजों का विरोध किया, और बगानों में स्वराज की बात किस तरह से आई। तो इन सारे चीजों को बच्चों हम आपको एक पीडीएफ के माध्यम से इसको अभी हम आपको समझाते हैं। हेलो बच्चों, हम पढ़ेंगे आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। तो असहयोग आंदोलन यानी कि खिलाफत जो है, ये असहयोग और खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। मतलब उनका जो है, उनकी इच्छा अलग अलग थी, उनकी सोच अलग अलग थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए इसके अर्थ अलग अलग थे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जो है हम आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे शहरों में आंदोलन। शहरों में आंदोलन किस तरह हुआ, उसका क्या अर्थ निकला। तो आंदोलन की शुरुआती जो है वो शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। मतलब जो शहर में रहने वाले जो मध्यम वर्गीय लोग थे, उन्हीं के साथ इसकी जो है शुरुआत हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया, और मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषदीय चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास को छोड़ करके बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहाँ पे इस तरह के चुनाव का बहिष्कार हुआ। मद्रास में जो है गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। उनका कहना था कि हम अगर उसके अंदर घुसेंगे उस जो है काउंसिल के माध्यम से, तो उसमें प्रवेश करने से हमको बहुत सारे अधिकार मिल जाएंगे।
बिल्कुल इसी तरह आर्थिक मोर्चे पर भी जो है इसका असर और ज़्यादा जो है एक तरह से नाटकीय रहा। इसमें इन लोगों ने विदेशी सामानों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग क्या होता है कि कोई दुकान हो या फैक्ट्री हो या फिर जो है कोई जो है दफ्तर हो, वहाँ पर जो एंट्री का जो रास्ता होता है वहाँ पर रोक लगाते हैं लोग, तो विरोध करते हैं उसका अंदर जाने का, तो उसको पिकेटिंग कहते हैं। तो इस तरह से शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की और सामानों की होली जलाई गई। 1921 से 1922 के बीच में जो विदेशी कपड़ों का आयात होता था वो लगभग आधा हो गया, क्योंकि जो 102 करोड़ की कीमत के जो कपड़े आयात किए जाते थे वो घटकर 57 करोड़ रुपए के हो गए। और बहुत सारे स्थानों पर विदेशियों ने व्यापारी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। इस तरह से अंग्रेजों का सहयोग करना छोड़ दिया। ये जो है ये क्या था, गांधी जी का असहयोग आंदोलन था एक तरह से। जब बहिष्कार आंदोलन फैला तो लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे और भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी जो है बढ़ने लगा। तो इस तरह से लोगों के मन में देश के प्रति जो है एक प्रेम की भावना आई। लेकिन क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें जोश के संग शुरू तो हुई, लेकिन कुछ समय बाद ये शहरों में धीरे धीरे ये आंदोलन धीमा पड़ने लगा। कि जो खादी का कपड़ा जो बनता था, जो भारत में बनता था, वो बड़े पैमाने पर जो है बनाया तो जाता था, लेकिन जो है वो अंग्रेज जो कपड़े लाते थे, जो आयात होते थे कपड़े, उसके मुकाबले जो है बहुत महंगे होते थे, तो गरीब लोग उसको नहीं खरीद सकते थे। अंग्रेज करते क्या थे, यहाँ से कच्चा माल कॉटन जो है रुई ले जाते थे, कपास, उस कपास से वहाँ से तैयार कपड़ा ले आते थे। तो वो जो आयातित कपड़े होते थे वो पहली बात तो मशीन से बने होते थे, काफ़ी मजबूत होते थे, टिकाऊ होते थे, और दूसरा जो है वो उसके दाम जो है भारतीय कपड़ों के कंपैरिजन में कम था। तो भारतीय जो कपड़े जो खादी के थे वो हाथ से बुने जाते थे, तो उसमें समय भी लगता था और वो महंगे होते थे, तो गरीब उसको नहीं खरीद सकते थे। वे कपड़ा मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे। तो ब्रिटिश संस्थानों के लिए जो है उसके बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। फिर आंदोलन की कामयाबी के लिए जो है क्या करना था कि एक वैकल्पिक भारतीय संसाधनों की स्थापना की ज़रूरत थी, क्योंकि जब तक भारत में इस तरह की संस्थानों की स्थापना नहीं होगी तब तक उसकी जगह ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उसका प्रयोग कैसे किया जाएगा। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी, जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे क्या हुआ कि विद्यार्थी, शिक्षक और जो है वो सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील भी जो है दोबारा सरकारी अदालत में दिखाई देने लगे। तो ये तो था बच्चों शहर के बारे में, शहरों में किस तरह विरोध हुआ। अब हम पढ़ेंगे ग्रामीण इलाकों में विरोध। तो ग्रामीण इलाकों में जो विद्रोह हुआ वो उसमें क्या हुआ कि शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन जो है देहात में भी पहुंच गया, और युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों व आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए, वो भी इसमें जो आकर के जो है जुट गए। तो हुआ क्या था कि अवध में एक सन्यासी बाबा रामचंद्र थे जो किसानों का नेतृत्व कर रहे थे, और बाबा रामचंद्र जो इसके पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। तो गिरमिटिया मजदूर क्या होता था कि फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज ऐसे कुछ एरियाज़ थे जहाँ पर जो है लोग जाते थे काम करने के लिए, और वहाँ उनको एक एग्रीमेंट के तहत काम कराया जाता था। उस एग्रीमेंट को गिरमिट कहा जाता था, इसलिए उन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। तो ये जो है बाबा रामचंद्र गिरमिटिया मजदूर के तौर पर फिजी में काम कर चुके थे। तो उन्होंने जो उनका आंदोलन जो है तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो प्रॉपर्टी के मालिक थे उनके खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल करते थे। उनके विरोध में ये सन्यासी बाबा रामचंद्र उतर कर आए। किसानों को बेकार करनी पड़ती थी, पट्टे के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे, और उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था ताकि ज़मीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ना हो सके। मतलब ऐसा ना हो कि एक ही ज़मीन पे कोई किसान बार बार काम कर रहा, तो ऐसा ना हो कि अपना अधिकार जताने लगे। तो किसानों की मांग थी कि लगान को कम किया जाए, बेगार खत्म हो, और दमनकारी जो है जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को ये नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी का फैसला किया कि नाई धोबी बंद कर देंगे,
तो इससे उनको समस्या आएगी। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा को समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य अनेक लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया और महीने भर में पूरे इलाके के गांवों के संगठन में 300 से ज़्यादा इनकी शाखाएं बन चुकी थीं। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। तो 1921 में जब आंदोलन फैला तो ताल्लुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाज़ारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। तो महात्मा का नाम लेकर जो है लोग अपनी सारी कार्रवाई और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। तो ये था बच्चों 1921 का जो है आंदोलन के टाइम पे लोगों की सोच। अब आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। तो जैसे उदाहरण के लिए क्या था कि ये आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया और कांग्रेस जो है इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी कि जो है अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो अंग्रेज सरकार हर तरह से जो है हर किसी के ऊपर जो है ज्यादती कर रही थी। तो लोग इन जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते थे, न ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बेच सकते थे, क्योंकि जो इतने गरीब लोग थे वो जंगलों के आसपास रहने वाले, तो उनका यही काम था कि वो खाना बनाने के लिए, जलाने के लिए लकड़ी भी लाते थे, फल भी बीनते थे। जब वहाँ पे उनको रोक लगा दिया गया तो इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा हो गए, जिससे उनकी न केवल रोजी रोटी पर असर हुआ बल्कि उनको लगता था कि उनका परंपरागत अधिकार भी छीना जा रहा है। जब सरकार ने उन्हें सड़क के निर्माण के लिए बेकार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। आखिर कब तक वो बर्दाश्त करते। तो उसके बाद उनका नेतृत्व किया अल्लूरी सीताराम राजू ने। अल्लूरी सीताराम राजू एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियाँ हैं। इन शक्तियों के माध्यम से वो सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, यहाँ तक कि गोलियाँ भी उन्हें नहीं मार सकती। जो पिस्टल की गोलियाँ होती हैं उनका कहना था कि वो भी उन्हें मार नहीं सकती। तो राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वे ईश्वर का अवतार हैं। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित भी किया। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि जो है भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। मतलब इनका गांधी जी के इस बात में विरोध था कि उनके जो विपरीत इन्होंने बल प्रयोग की बात की। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की, स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे, जो कि कांग्रेस को नहीं पसंद था। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच जो है एक तरह से लोकनायक बन चुके थे। तो ये था गाँव यानी देहातों की बात। अब हम पढ़ेंगे बागानों में स्वराज। तो बागान में क्या हुआ कि महात्मा गांधी के विचारों, स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी एक अलग सोच, अपनी समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब था कि वे उन 4 दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया है। उनकी आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गांव से संपर्क रख पाएंगे, क्योंकि उनको एक तरह से बांध दिया गया था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गांव से संपर्क रख पाएंगे। और 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत, मतलब इनलैंड अंदर ही, अपने देश के अंदर ही जो है इमिग्रेशन यानी कि स्थानांतरण जो करते हैं, उस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। तो और यह इजाज़त उन्हें विरले ही, मतलब कभी कभार ही बाई चांस मिल जाता था। तो जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना यानी उनकी जो है बात न मानने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिया और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक को गाँव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंस गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और बुरी तरह से उनकी पिटाई की। तो इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षा
और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में जो है परिभाषित नहीं किया गया था। इस तरह की सोच ही नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उन्होंने तो स्वराज शब्द को अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया। उनके लिए एक ऐसे युग का द्योतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। तो लोगों की सोच भी स्वराज को लेके अलग अलग थी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक रूप से जुड़ गए थे। तो जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे तो या फिर अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो केवल उनके इलाकों तक सीमित नहीं था। तो ये बच्चों एक चित्र हम दिखा रहे हैं जो चौरी चौरा बाजार में जो है इस तरह का जो ये चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर के क्षेत्र के आसपास, ये उसकी जो है तस्वीर है। तो बच्चों आज बस इतना। तो बच्चों ये जो असहयोग आंदोलन था जो ये चरणबद्ध तरीके से चला, इसके बाद क्या हुआ कि सन 1922 के आसपास जो है गोरखपुर के चौरी चौरा नामक जगह पर ये कुछ लोग शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे। वहां पर वहां के जो है उन जुलूस वाले में जो लोग थे उनका पुलिस वालों से टकराव हुआ और उस बीच में इतना वो टकराव ऐसा हिंसक रूप ले लिया कि जिसका परिणाम हुआ कि गांधी जी बहुत दुखी हुए और इस जो है चौरी चौरा कांड की वजह से गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का पार्ट हम जो है आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।